मेरे जो वालिद साहब थे वो मुझे रोजाना अपनी साइकिल पे ले जाते थे। वो खुद जॉब करते थे जिंदगी के। तो मैं अपनी फैमिली के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, जो बेसिकली मेरी जो सिंध की कम्युनिटी है उसके लिए, मैं अपनी सिंध धरती के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल के प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है सिंध से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी माजूरी को कमजोरी नहीं बनने दिया। आइए मिलते हैं सदाम राजपार साहब से। हमारी ख्वाहिश थी कि स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपका इंटरव्यू लिया जाए, तो चलिए सब कायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी तो सर, आप हमारे नाज़रीन के साथ अपनी इब्तिदाई जिंदगी और बचपन के बारे में शेयर कीजिए। जैसे बचपन की बात आती है तो बचपन बचपन ही होता है, वो एक स्पेशल पर्सन का हो, क्योंकि बचपन वाली जितनी भी चीजें हैं, खेलना कूदना, ये सब मामला जो है ना, ये स्पेशल पर्सन के भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये है कि उस वक्त वो नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, वो जज्बात नहीं होते, तो इन चीजों का पता नहीं चलता। बाकी ये है कि बचपन तो जिस तरह दूसरे वो होते हैं इसी तरह, लेकिन काफी अब पता चल रहा है कि उस बचपन में भी काफी चैलेंजेस थी जो उस वक्त महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो बचपन था। तो बहुत जबरदस्त बचपन, बहुत अच्छी यादें अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने रिश्तेदारों से। बचपन वाली जिंदगी तो नॉर्मल तो क्या, स्पेशल पर्सन कोई भी इंसान हो वो चाहता है कि वो अगर वो वापस आ जाए और जितनी दौलत लेना चाहे कोई तो हम वो देने को तैयार हैं, लेकिन वो बचपन वाली जिंदगी एक दिन की सही अगर वापस आ जाए। तो बचपन मेरा भी जबरदस्त और बहुत खूबसूरत यादों से भरा हुआ है। जैसे आपने इस मजदूरी के बावजूद प्रॉपर एजुकेशन ली है, आपने इसके लिए किन मुश्किलात का सामना किया और आपने इन मुश्किलात के बावजूद कहाँ तक तालीम हासिल की और कैसे उससे मुस्तफिद हो रहे हैं? देखिए, मैंने इब्तिदाई तालीम जो है वो मेरे गांव है, हुसैन पातो नाम है मेरे गांव का। मैं बेसिकली खैरपुर मीरत से ताल्लुक रखता हूँ, जो कि सिंध का अजला है और वहाँ की तहसील है फैजगंज, वहाँ का मैं रिहायश पजीर हूँ। और बचपन में जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने गांव से तालीम ली है, तो गांव में तो वो फैसिलिटीज वो सब चीजें थी नहीं ना। तो मेरे जो वालिद साहब थे वो मुझे रोजाना अपनी साइकिल पे ले जाते थे। वो खुद जॉब करते थे, तो मुझे स्कूल पे ड्रॉप करना, उसके बाद जो है अगर वो लेट हो जाते थे तो मेरी जो मदर है वो बहुत फिक्रमंद होती थी, क्योंकि मेरा स्कूल से आना जाना कुछ मुफासले पे था, तो ये बड़ा मुश्किल होता था। या तो कुछ मेरे दोस्त थे वो मुझे अपने कंधे पे बिठा के स्कूल से वापस ले जाते थे, और मेरी जो मदर है वो रास्ते पे इंतजार करती रहती थी कि सदाम पता नहीं किस वक्त आएगा और किसके साथ आएगा। तो काफी चैलेंजेस थी, और मतलब तालीम हासिल कर ली, हिम्मत नहीं हारी। और मेरी तालीम में जो सबसे बड़ा रोल है वो मेरे फादर और मेरी मदर और मेरे उन तमाम दोस्तों का और बाप का है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मुझे अपने कंधे पे स्कूल से ले आते थे, ले जाते थे। तो हिम्मत तो हमने भी नहीं हारी और अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, और मैंने ग्रेजुएशन की वहां से शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की ब्रांच है करूंगी डिग्री कॉलेज में, की हुई है आर्ट्स में, और इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। जी सर, आप एक एक्टर भी हैं और आप एक सिंगर भी हैं, तो कोई खास वाकया या गीत जो आप हमें सुनाना चाहें? मैं जो एक्टर बना वो हादसा के तौर पे मैं एक्टर बन गया। वो इस तरह से कि वो एक रिकॉर्डिंग थी मेरी, वहाँ हमारे इलाके में कोई शूटिंग वूटिंग वाले आए हुए थे, तो वहाँ पे जो हमारे इलाके के जो मुअज़्ज़िज़ हैं, अख्तर हुसैन राजपर नाम है उनका, उनके वो बेंगलोर पे ठहरे हुए थे, रुके हुए थे। तो उन्होंने उनसे कहा कि यार हमारा भी एक बच्चा है, तो वो भी छोटे कद से है, तो अगर उसको आप अपने किसी दामे में कोई रोल वगैरह दे दें तो वो
कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप उसको बुलाएं। तो मैंने जब पहला शॉट दिया था तो वो 1 टेक में ही दे दिया था ना, उसमें कोई रीटेक वगैरह नहीं हुआ था। तो वो सारे क्लैपिंग करने लगे कि यार अच्छे खासे जो लोग होते हैं वो कैमरा के सामने चुप हो जाते हैं। लेकिन मैं बचपन से जो है वो थिएटर वगैरह जो स्कूल में होते थे टेबलेट वगैरह वो करता रहता था। तो ये बचपन से ही ये सब चीजें थी, ये गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं। तो इसी के साथ जो है वो मैंने अपना सफर शुरू किया मीडिया का। तो जैसे ही मेरा पहले ड्रामे में कोई पहला 1-2 सीन चला तो जो व्यूअर्स थे उनकी जो है ना बहुत मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो चैनल वाले भी जो थे मालकान ने कहा कि भाई इस लड़के को जो है ना वो आगे लाया जाए। तो वहां से कंटिन्यू हो गया, एक सिलसिला जुड़ गया और तकरीबन 13 से 14 साल तक मैंने एक्टिंग को टाइम दिया। उसके बाद जो है मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। तो अभी भी मैं सिंगिंग सीख भी रहा हूँ और काफी प्रोग्राम वगैरह जो सीडी होते हैं शादियों के या और मैं अभी आपको एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, इंडियन है, वो आपको मैं सुना रहा हूँ 2 लाइनें उसकी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं जीने के लिए सोचा ही नहीं संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप एक डिजिटल क्रिएटर भी हैं, तो इस मैदान में आपने कौन सी फतूहात हासिल की? लेकिन जिस तरह अभी सोशल मीडिया का दौर है तो हर चीज को, हर हथियार को अपने वक्त पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैंने जो है काफी मेरी अचीवमेंट्स हुई है। मेरी अचीवमेंट्स ये है कि मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है अपने मुआशरे को, अपने समाज को, कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए जो राय है, जो उनके लिए आम लोगों के जो ख्यालात होते हैं उसमें चेंजिंग आ रही है। जिस जगह अगर मेरे पास ये टैलेंट ना होता, मैं कोई सिंगर ना होता, मुझे एक्टर ना होता, तो मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती। अब कभी भी मैं किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो लोग आ रहे हैं, मुझे जो है मुझे गले लगा रहे हैं, मुझे जो है वो मुझे बोसे दे रहे हैं मेरे हाथों को। तो ये अपनी धरती की मोहब्बत है, ये अपने काम की मेहनत है जिसका आपको जो है ना वो उजूरा लोगों की इस मोहब्बत की सूरत में मिल रहा है। तो ये सब जो है ये सोशल मीडिया और इस जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत ही है। जी सर, ये बताइए कि आपके जिंदगी के क्या मकासद हैं और उनमें से कितने मकासद जो है वो आपने हासिल करे? देखिए, मकासद जो है वो यही है मेरी जिंदगी के कि मैं अपनी फैमिली के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, जो बेसिकली मेरी जो सिंध की कम्युनिटी है उसके लिए, मैं अपनी सिंध धरती के लिए, अपने वतन के लिए कुछ कर सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं जिससे जो है वो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो एक ऐसे समझे कि अजीब से सा जो एक नक्श बना हुआ है लोगों के उसमें, वो खत्म हो जाए और लोग अपनी मेहनत करने लगे और अपनी मेहनत पे ही अपना नाम कमाए और मेरी फैमिली को मुझ पे गर्व हो और वो खुश रहे, मेरी पूरी फैमिली जिसमें मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो वो सब जो है कल को ये कहें कि भाई अबू जिस हाल में भी थे
अच्छे खासे जो ذہنی سماج میں معذور لوگ ہیں ان سے بہتر تھے. تو میرا یہی مقصد ہے کہ اور لوگوں میں بھی اس طرح کی اویئرنیس ہو اور پرسنل ڈسیبلٹیز جو ہو وہ بھی اس بات پہ تھوڑا اس سائڈ پہ ہے کہ بھائی ہم خود اپنے اگر کرنا چاہیں تو اپنے ہاتھ سے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں, اپنی محنت سے اپنا نام کما سکتے ہیں, بجائے جو کسی دوسرے کو اپنا رول ماڈل بنانے کے ہم خود کیوں نہ اس طرح کا کام کریں کہ لوگ ہمیں اپنا رول ماڈل بنائیں. اچھا سر, یہ بتائیے آپ کہ آپ معذور افراد کے کون سے محسوس چیلنجز جو ہیں ان کو سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شانزہ, سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے لوگوں میں اویئرنیس لانا. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی بجائے دوسرے کنٹریز کے, یورپین کنٹریز کے, کیونکہ جہاں پہ وہ ایکسیسبلٹیز ہی نہیں معذور افراد کے لیے ہونی چاہیے. آپ کسی ٹرانسپورٹ میں چلے جائیں, کسی آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں, کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں, تو وہ ایکسیسبلٹیز ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے یہ سب سے زیادہ ہمارے جو سیاسی طبقہ ہے اس میں اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے قانون لائے جائیں, اس طرح کے سہولیات دی جائیں جن میں جو پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں جن کی لائف کو پہلے ہی کافی زیادہ اور چیلنجز ہیں, تو ان کو سائڈ کر کے کم سے کم وہ اپنی جو لائف اسٹائل ہے وہ اپنا گزار سکے. تو یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس کی جو ہے نا سب سے پہلے جو جس کی چیز کی ضرورت ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس کی ہے. جی سر, آپ یہ بتائیے کہ آپ کی رائے میں معذور افراد کو درپیش بعض بڑے چیلنجز کیا ہیں اور ان میں حکومتی پالیسیز جو ہیں اس میں آپ کیا تبدیلی چاہیں گے؟ جی, تو معاشرے میں ڈسیبلٹیز ان کو کس طرح کی زندگی چاہیے, وہ ان کو مسائل سر آپ کا انٹرنیٹ ایشو ہے, آپ اس طرح سیمینار ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جتنے بیٹھ کے جو تو اس طرح کے چیلنجز ہیں. اور جس طرح دیکھیں نا آپ کے گورنمنٹ میں آپ کی اقلیتوں کے لیے اسمبلی میں مختلف سیٹیں ہیں, تو مخصوص افراد کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی, ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. کیونکہ جس طرح اور نہیں اگر اسپیشل نہیں تو کم از کم جو ہے نا ہمیں ایکویلٹی ہونی چاہیے, تاکہ جس طرح آپ کے عام بسوں میں دوسرے لوگ سفر کرتے ہیں تو ہمارے اس طرح کے قانون ہونے چاہیے کہ وہ وہاں کنڈکٹرز وہاں کے لوگ ان کی ریسپیکٹ کریں اسپیشل پرسن کی, یا مختلف دوسرے جگہ ہیں وہاں پہ ان کی ریسپیکٹ کی جائے. جس طرح اور لوگوں کے بچے اچھے اسکول یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں تو اس طرح کی سیٹیں دی جائیں جس طرح اکیلے کے لیے ہیں, عورتوں کے لیے ہیں. تو پرسنل ڈسیبلٹیز کے لیے ہوگی تو وہ اپنی بات جو ہے وہ دنیا تک اچھی طرح سے پہنچا سکتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا سر, آپ کو یہ بتائیے کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہے اور آنے والے وقت کے لیے آپ نے کون سی پرائرٹی سیٹ کر رکھی؟ میں شاملہ اس وقت جو ہے انڈیپینڈنٹ لیڈنگ سینٹر ہے اس میں کام کر رہا ہوں جو معذور افراد ہیں ان کے لیے اور ان کے حقائق کے لیے, ان کے مسائل کے لیے اور ان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سنگنگ بھی کر رہا ہوں جو کہ میرا پارٹ ٹائم ہے, جو کہ میرا اپنا ٹیلنٹ ہے. اور مختلف پروگرام ہوتے ہیں سندھی, اس میں اردو کے بھی مختلف جو کنسرٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں تو ان میں بھی جو ہے میں اپنی سنگنگ کے ساتھ بھی اپنی ایک جو ٹیلنٹ ہے اس کو آگے لا رہا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ ہمارے چینل کے توسط سے لوگوں تک کیا پیغام کو پہنچانا چاہیں گے؟ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ سب چیزیں جو ہیں وہ دوسرے لوگوں پہ ڈالنا اچھی نہیں ہے. میرا پیغام تمام تر اسپیشل پرسن کے لیے ہے, دنیا میں جتنے بھی اسپیشل پرسن ہیں جو یہ سن رہے ہیں کہ بھائی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ میں وہ صلاحیتیں ہیں,
کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس سے آپ اپنی دنیا میں اپنا نام کما سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو اچھی طرح سے پال سکتے ہیں. تو بجائے کسی دوسرے کی طرف سے دیکھنے کے اپنے محنت سے کچھ کریں اور اپنی لگن سے، اپنی جستجو سے، اپنی جدوجہد سے کچھ کریں. زندگی ویسے بھی جو ہے وہ فنا ہونے کا ہی نام ہے. بستر پہ پڑے پڑے بھی فنا ہونے کا نام ہے، اور کچھ نہ کچھ کر کے بھی فنا ہونے کا نام ہے. لیکن کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور آپ کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ امر ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر آپ کے قیمتی وقت کا. جی تو ناظرین، اوور آل پوری دنیا سے جو بھی انٹرویوز دینا چاہیں وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملیں گے کسی ایسی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.